वेलकम बैक अगेन टू द क्लास। सो आज जो है हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड अगेन इस टॉपिक को मुझे दो पार्ट में लाना पड़ेगा। जो पहला पार्ट होगा जो आज डिस्कस कर लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग जो है बेसिक प्रिंसिपल देख लेंगे। एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल मतलब शील्डिंग डिशील्डिंग क्या होता है, जो स्प्लिटिंग होता है वो कैसे होता है, देन एनएमआर में स्टैंडर्ड कौन कौन से यूज होते हैं लाइक दैट। एंड जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन देख लेंगे, मतलब 2D एनएमआर देख लेंगे नेक्स्ट डे एंड उसके साथ साथ कुछ ग्राफ्स देख लेंगे। लाइक स्प्लिटिंग के ऊपर भी एक स्प्लिटिंग होता है जिसको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं एंड N+1 रूल वो फॉलो करते हैं। तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। सो अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं वो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ देन आप उसको मिस ना करो। ओके एंड एक चीज़ और, ये जो मेन एनएमआर है इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एंड एज ए बायोलॉजिस्ट हमें उतना डीप में नहीं जाना। सो बायोलॉजी के लेवल पे हमें जितना ज़रूरी है बस उतना ही हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं एंड लाइक ऑलवेज वीडियोस इफ बेनिफिशियल लगते हैं देन प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड आपके फ्रेंड्स एंड जूनियर्स के साथ भी शेयर करिएगा। ओके यही हमारे लिए मोटिवेशन है एंड मोटिवेटेड होके हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं जो शायद आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। तो देखिए कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल हो गया लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनी अदर थिंग, दे हैव सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये वो प्रॉपर्टीज होता है जो नेचुरली ही उस फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है। ये किसी दूसरे पार्टिकल की वजह से उन पार्टिकल में नहीं आया, ये नेचुरली ही उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के पास नेचुरली ही एक नेगेटिव चार्ज है, या फिर प्रोटॉन के पास नेचुरली ही एक पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इन सारे पार्टिकल्स के पास नेचुरली ही मास है। लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास नेचुरली एक मास है। तो यही सारे एग्जांपल्स जो है वो आ जाएंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के अंदर। ऐसा ही एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का एग्जांपल होता है स्पिन। अब ये स्पिन क्या होता है? तो देखो फिजिक्स या केमिस्ट्री के हिसाब से इसका एक कॉम्प्लेक्स एक्चुअली डेफिनेशन रहता है, लेकिन एज ए बायोलॉजिस्ट हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव होता है देन वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। ओके मूविंग चार्जेस क्रिएट्स मैग्नेटिज्म, ऐसा आपने पढ़ा होगा स्कूल में। तो अभी ये स्पिन क्या होता है? स्पिन इज द मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएटेड बाय द फंडामेंटल पार्टिकल। अभी ये मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? दिस इज द एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म एट ए वेरी स्मॉल लेवल। ओके जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन लाइक हाइड्रोजन का एग्जांपल मान के चलो 1H1 का। 1H1 के पास क्या है? एक प्रोटॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही चार्ज मॉलिक्यूल है। प्रोटॉन आप लोगों को पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है एंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहरी साइड में ऐसे मूव करते रहता है। ओके तो अभी इन चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। ओके सो ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा एंड ऐसे ही यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम ये शो करेगा। इस एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो फॉलो करता है राइट हैंड रूल को। मतलब क्या? अगर उसका जो है, अब देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ये मूव कर रहा है, अगर ये जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज हुआ देन वो क्या है? देन उसका डायरेक्शन
डाउनवर्ड होगा, एंड अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है देन उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज हुआ तो डाउनवर्ड, ओके। बस इतना याद रखना है। अभी देखो, जैसे कि मैंने बोली लास्ट स्लाइड में ही, जो प्रोटॉन्स है वो क्या करते हैं, दे बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट्स। मतलब क्या, जैसे ही एक मैग्नेट पे रहता है, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा, एंड उसका एक पर्सनल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, समथिंग लाइक दैट। अभी जो है हमारा जो काम होगा इस एनएमआर में, वो बायोलॉजिकल सैंपल के ऊपर होगा। अभी ये बायोलॉजिकल सैंपल में से कौन सा एनएमआर एक्टिव होगा, मीन्स कौन सा एनएमआर में जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड कोई भी पिक शो करेगा, या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, कोई भी पार्टिकल का अगर ऑड मास नंबर रहा देन वो पार्टिकल क्या है, वो एनएमआर एक्टिव रहता है, एंड इवन मास नंबर वाले एनएमआर इनएक्टिव रहता है। इसको अच्छे से याद रखना, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ऑड मास नंबर बहुत ही मेजर एग्जाम्पल इसका रहता है हाइड्रोजन 1, लिखा ही हुआ है यहाँ पे। ऑड मास नंबर वाले एनएमआर एक्टिव रहते हैं। अच्छे से याद करना इस प्रॉपर्टी को, बिकॉज कोई भी एमएससी एंट्रेंसेस का एग्जाम हो गया, वहां पे ये पूछा गया है, एंड उसके साथ साथ गेट में भी पूछा है, जिसका जो क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो के एंड में देख लेंगे। एंड रिसेंटली सीएसआर में भी पूछा था। एंड इवन मास नंबर वाले जो होते हैं, लाइक कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एनएमआर इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो इतना याद कर लेना, जो ऑड मास नंबर वाले होते हैं वो एनएमआर एक्टिव, एंड जो इवन मास नंबर वाले होते हैं वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। अभी इस एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स का कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 1H1 मैंने पहले भी बोला इसको, बोली इसको। देन कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, देन फ्लोरीन है 19, फ्लोरीन 31, फॉस्फोरस, ये सारे जो है ये आप देख सकते हो ऑड मास नंबर वाले हैं। सो ये सारे के सारे जो है ये एनएमआर में एनर्जी अब्सॉर्ब करके कुछ ना कुछ पीक ये लोग शो करेंगे। तो अभी अगर मैग्नेट का बात हो रही है, देन ये भी देख लेते हैं कि मैग्नेट काम कैसे करते हैं। तो अब जब छोटे थे, देन फिजिक्स में आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जहाँ पे दो मैग्नेट यूज किए जाते थे, एंड एक को हम लोग ऐसे ही सस्पेंड कर देते थे, एंड दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को उसके पास लाते थे, ओके। मान लो कि ये जो ब्लू वाले हैं, इसको हम इस पिंक वाले मैग्नेट के पास ला रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, देखो, ब्लू वाले को हम लोगों ने पिंक वाले के पास ला दिया, ओके। अभी क्या हो रहा है, अभी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पिंक वाला मैग्नेट है, ये क्या हो रहा है, ये रीओरिएंट हो जा रहा है। मतलब क्या, देखो, इनिशियली यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल था, यहाँ पे इसका साउथ पोल था। अभी अभी क्या है, अभी ये जो पिंक वाला मैग्नेट है, ये रीओरिएंट होके कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब इसका साउथ पोल यहाँ पे आ रहा है, एंड इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे आ रहा है। अभी ये जो रीओरिएंटेशन है, ये किस लिए हो रहा है, तो देखो, ये जो ब्लू वाला मैग्नेट है, ये क्या कर रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ओके। इसका जो है आप लोगों को पता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में इसका एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दूसरा वाला मैग्नेट है, ये रीओरिएंट हो जा रहा है अपने एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर अपने ही एक लोअर एनर्जी स्टेट में। तो देखो, एंड ये जो पिंक वाला मैग्नेट है, इसका ओरिएंटेशन का डायरेक्शन क्या है, वो है कि पैरेलल टू दिस ब्लू मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड।
जैसे कि देखो ये जो ब्लू मैग्नेट का है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिस साइड है, एंड ये जो पिंक वाला मैग्नेट है उसका ओरिएंटेशन उसका पैरेलल है, लाइक दिस साइड। ओके, सो पैरेलल मतलब लोअर एनर्जी स्टेट एंड एंटी पैरेलल मतलब हायर एनर्जी स्टेट, जिसको हम लोग नेक्स्ट साइड में देखेंगे। देखो कोई भी पार्टिकल हो गया जिसको अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन वो या तो हायर एनर्जी स्टेट या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में रीओरिएंट हो जाएगा। देखो ये B0 मान लो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, एंड इसके साथ क्या है, ये कोई भी प्रोटॉन मान लो या फिर कोई भी छोटा मैग्नेट या फिर कोई भी छोटा पार्टिकल जो मैग्नेट की जैसा बिहेव करता है उसको अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे देन वो दो टाइप का एनर्जी स्टेट शो कर सकता है। एक क्या हो सकता है, या तो वो पैरेलल हो, पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर वो पैरेलल होगा देन वो अल्फा स्टेट शो करेगा, मतलब कि लोअर एनर्जी स्टेट, जैसे कि मैंने बोला लास्ट स्लाइड में मैग्नेट से समझाया है। वो जो पिंक वाला मैग्नेट क्या था, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ब्लू मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर रहा था, उसके जो जो ब्लू मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था उसी के पैरेलल में वो रीओरिएंट हो जा रहा था। ओके, मतलब क्या, वो एक हायर एनर्जी स्टेट से एक लोअर एनर्जी या फिर एक अपने एक स्टेबल स्टेट में आ रहा था। ओके, सो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं अल्फा एनर्जी स्टेट। ओके, और प्लस ऑफ स्पिन स्टेट, सॉरी प्लस ऑफ स्पिन स्टेट। एंड जो कोई भी पार्टिकल जब वो बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके ऑपोजिट में अगर ओरिएंट हो जाए, रीओरिएंट हो जाए, देन उसको कहता है बीटा और हायर एनर्जी स्टेट। ओके, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब भी कोई पार्टिकल अपने हायर या लोअर एनर्जी स्टेट में रीओरिएंट हो जाता है देन उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और NMR। ओके, सो देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी इन हाई और लो एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट को क्या कहेंगे, बीटा और माइनस ऑफ स्पिन स्टेट, एंड जो लो एनर्जी स्टेट है उसको कहेंगे अल्फा और प्लस ऑफ स्पिन स्टेट। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दिया गया है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है देन जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है प्रोटॉन का वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिस साइड है, यहाँ पे इस प्रोटॉन जो है ये दिस साइड पे अपना मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, ये वाला दिस साइड और लाइक दैट। एंड जब भी हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं देन क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स रहते हैं प्रोटॉन्स का वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रीओरिएंट हो जाते हैं। ओके, सो बस इतना था। सो अभी मेन टॉपिक में आते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और NMR क्या होता है। सो ये क्या है, पहले भी मैंने बताई है, अ सर्टेन एनर्जी कैन बी गिवन टू ए अल्फा स्टेट मतलब लोअर एनर्जी स्टेट प्रोटॉन so that the energy is sufficient to flip the proton in antiparallel or beta state। beta state क्या था, higher energy state था। okay, and this energy will be in the radio wave frequency spectrum। इसको भी काफी अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मिनट, कि NMR में कौन सा वेव यूज होता है इसको भी याद करना, रिसेंटली ही CSI में पूछा गया है एंड MSc एंट्रेंसेस में तो पूछता ही है, गेट में भी आपका मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में इसको पूछा गया है। अभी ये जो पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। देखो ये नो एनर्जी स्टेट था, यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या था, ये कुछ ऐसे ओरिएंटेड था,
साउथ पोल दिस साइड एंड नॉर्थ पोल दिस साइड। अभी जब भी हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी रिप्रेजेंट किया गया है आपका ये रेड बार से। जब भी हम इसको एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेट है ये रीओरिएंटेड हो जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि देखो इनिशियली इधर साउथ पोल था, अभी यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एंड यहाँ पे अभी साउथ पोल है एंड बट इनिशियली क्या था, नॉर्थ पोल था। ओके, सो इसी चीज को हम कह रहे हैं एनएमआर। अभी केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट आता है ज़ीमैन इफेक्ट करके, जिसको अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं हमारे पास, उसके एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है। देखो देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है हमने, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो चार्ज है हमारे, ये दो पर्टिकुलर स्टेट में रीओरिएंट हो जाता है। एक आपका क्या है, पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरा क्या है, एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पैरेलल मतलब क्या, वो अल्फा स्टेट में है, मतलब कि लोअर एनर्जी स्टेट में है। अभी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कहीं पे, एक सेकेंड, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कहीं पे आपका रेडियो वेव दिया है। अभी इस रेडियो वेव की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होगा, वो हायर एनर्जी स्टेट पे ओरिएंट हो जाएगा। ओके, सो इसी चीज को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देख लेते हैं शील्डिंग डिशील्डिंग क्या होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक आपका पार्टिकल रखा हुआ है। अभी हम मैग्नेट ही बोल रही हूँ इसको। यहाँ पे एक मैग्नेट है, प्रोटॉन जो है, बहुत ही छोटे प्रोटॉन जो है वो बहुत ही छोटे मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं। सो इसको आप अभी के लिए प्रोटॉन भी कह सकते हो, फिर मैग्नेट ही कह सकते हो। प्रोटॉन कहती हूँ मैं, लेट अस सपोज ये जो प्रोटॉन है, इसका क्या है, इसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एंड ये जो दूसरा वाला प्रोटॉन है, इसके पास क्या है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब क्या, ये डी शील्डेड है, एंड ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन के साथ शील्डेड है। अभी डी शील्डेड होने की वजह से क्या हो रहा है, जब भी हम इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, देन जो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, इस पार्टिकुलर प्रोटॉन के ऊपर कंप्लीटली आ रहा है। एंड इस केस में क्या हो रहा है, जब भी हम इसमें कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन, ये शील्डेड है, सो इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। नाउ लेट अस सपोज हमने जो एनर्जी डाली है, यहाँ पे कुछ E1 एनर्जी हम लोगों ने डाल दिया है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बिकॉज मेरे पास अभी क्या नहीं है, वो पेन टेप अभी है नहीं मेरे पास। इसका एनर्जी को हमने बोला है E1, एंड इसका इस साइड में जो हम मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं उसके एनर्जी को लेट अस सपोज हम कह रहे हैं E2। अभी हमें ये बताना है कि E1 ज्यादा होगा कि E2 ज्यादा होगा, इसको अच्छे से समझना। इसके ऊपर आपका मेजर एप्लीकेशन रहता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन दिया, RF रेडिएशन मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने अप्लाई किया। उससे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग रीओरिएंट हो जाएगा। अभी ये रीओरिएंट होने में किसको ज्यादा एनर्जी लग रही है, यहाँ पे हमने U1 दिया है, यहाँ पे हमने E2 दिया है। सो इसी को हमें बताना है। सो देखो ये वाला डी शील्डेड था, ये इनिशियली
यहाँ तक था। ओके, ये इनिशियली दिस साइड, इन दिस साइड ये था। मैं फिर से बना देती हूँ। इनिशियली ये कुछ ऐसे था। अभी ये जो है ये रीओरिएंट होके ऐसे हो गया है। ओके, मतलब का इसका कंप्लीट एकदम ऐसा रोटेशन हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड क्योंकि इसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि ये कंप्लीटली डीशील्डेड है, तो क्या हुआ, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का पूरा इफेक्ट था ये इसी के ऊपर आया। सो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको जब हमें ओरिएंट करना था तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम इधर से यहाँ तक आपका ओरिएंटेशन हुआ है। ठीक है, अभी E2 के केस में क्या हुआ, मतलब इस केस में क्या हुआ, E2 में क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन से शील्डेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी शील्डेड है। अभी इस E2 के ऊपर हम जब भी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका पूरा इफेक्ट इस प्रोटॉन के ऊपर नहीं आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स ने इसको शील्ड करके रखा है, जिसको कहते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग। अभी क्या हो रहा है, तो अभी इसको जब ओरिएंट करने का जरूरत हो रहा है, देन हमें थोड़ा सा ही एनर्जी लगाना पड़ रहा है। एक मिनट रुकना। देखो, ये जो ये वाला U1 था, U1 को क्या है, यहाँ से एकदम यहाँ तक रीओरिएंट हो चुका है। एंड E2 के केस में क्या है, हमने यहाँ पे जो RF रेडिएशन है वो दिया है, जिससे वजह से क्या हो रहा है, E2 भी अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ये ओरिएंट हो चुका है। अभी देखो E1 के केस में आपका मूवमेंट कितना हुआ, यहाँ से पूरा यहाँ तक हुआ। एंड E2 के केस में क्या हुआ, तो E2 के केस में बस इतना ही आपका मूवमेंट हुआ है। मतलब क्या, E2 इनिशियली ऐसे था। मैं पहले फिर से बना देती हूँ। E2 क्या था, E2 कुछ ऐसे था। अभी E2 का तो बस कम ही रोटेशन हुआ है। मतलब क्या, E2 के केस में हमें एनर्जी कम लगी है एंड E1 के केस में हमें एनर्जी ज्यादा लगी है। ओके, सो अभी तक क्या, अभी इस स्लाइड से क्या याद रखोगे, जो शील्डेड मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसका ओरिएंटेशन में, उसको रीओरिएंट करने में हमें कम एनर्जी जरूरत होती है। एंड जो कंप्लीटली डी शील्डेड मॉलिक्यूल रहते हैं उसको रीओरिएंट करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगते हैं। सो U1 ग्रेटर देन E2। देखो, अभी इस दो मॉलिक्यूल को, इस दो पार्टिकल को अगर हम NMR में देखेंगे, देन हमें कुछ ऐसे पीक मिलेंगे। E1 जिसका एनर्जी ज्यादा है एंड E2 का एनर्जी कम है। एंड एक चीज और बताना रहेगा मुझे इस स्लाइड में, जो NMR का आप लोग ग्राफ पढ़ते हो वो एक्चुअली थोड़ा सा उसका एक्सिस थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग जो नॉर्मली ग्राफ पढ़ते हो वो कुछ ऐसे होता है, राइट। एक्स एक्सिस यहाँ पे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैं लिख नहीं रही हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। सो कुछ ऐसे आप लोग नॉर्मल ग्राफ पढ़ते हो एंड जैसे जैसे आप इस साइड मूव करते हो तो क्या होता है, वो एनर्जी हो या फिर कोई भी दूसरा कोई प्रॉपर्टी रखा हो, वो जैसे ही हम दिस साइड मूव करते हैं वो बढ़ता रहता है। बट NMR के केस में क्या है, NMR के केस में एग्जैक्टली उल्टा है। मैं थोड़ी देर में इसको डिलीट कर दूंगी तो अच्छे से समझ लो। NMR के केस में आप देख सकते हो ये एक्चुअली दूसरे साइड से कुछ आपका एक्सिस बनाया जा रहा है। नॉर्मल में क्या था, यहाँ पे एक्स एक्सिस था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाई एक्सिस था, यहाँ पे एक्स एक्सिस था। जिस साइड जा रहे थे तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी। बट NMR के केस में क्या है, NMR के केस में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके ओके, सो NMR के केस में जैसे ही हम दिस साइड मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट में मूव करेंगे, तो क्या होगा,
हमारा एनर्जी बढ़ेगा। ओके, सो इतना याद रखना है। नॉर्मल के केस में क्या होता है, अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं देन एनर्जी बढ़ रहा है, एंड एनएमआर के केस में क्या है, अगर हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी बढ़ रहा है। ओके, अभी एक चीज और मैं बता दूं, जो U1 वाला था वो तो हमारा डी शील्डेड था। डी शील्डेड होने के नाते उसको हमें उसको रीओरिएंट करने में एनर्जी ज्यादा लगी है। सो E1 मोस्ट डी शील्डेड था। सो इसका पीक क्या मिला है हमें, इसका पीक हमें लेफ्ट साइड में मिला है। ओके, जितना ज्यादा डी शील्डेड होगा उसका पीक उतना ज्यादा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, एंड अगर वो शील्डेड हुआ देन उसको रीओरिएंट करने में कम एनर्जी लगेगा। सो वो क्या होगा, वो राइट साइड में होगा। ओके, एंड यहाँ पे ये जो 0 लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे एक्चुअली स्टैंडर्ड को लिया जाता है जो है कि TMS। ओके, इसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में बात कर लेंगे। तो देखो, E1 डी शील्डेड हायर एनर्जी, E2 शील्डेड लोअर एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पीक्स आपको दिखाए गए हैं। अभी ये जो स्प्लिटिंग हुआ, इसके ऊपर भी एक स्प्लिटिंग होता है जिससे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं, जिसके ऊपर N+1 का रूल लगता है, जिसके बारे में हम लोग जो अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें बात कर लेंगे। तो अभी के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है क्लोरोइथेन का, ClCH2CH3। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के केस में कितने हमें पीक्स मिलेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे एक प्रोटॉन यहाँ पे है, जो क्या है, एक CH2 ग्रुप है जो क्या है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दूसरा क्या है, ये यहाँ पे H3 है जो CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, वो क्या है, एक CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, जो CH2 क्या है, एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन के दो एनवायरमेंट पाए जाएंगे, एक है ये CH3 वाला एंड दूसरा ये CH2 वाला, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप पे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो दो पिक्स हमें मिलेंगे, एंड वो दो पिक्स कैसे मिलेंगे, कौन सा शील्डेड होगा, कौन सा डी शील्डेड होगा, एंड किसका एनर्जी कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, वो सब देखेंगे। देखो, सबसे पहले इस प्रोटॉन के ऊपर फोकस करते हैं। ये एक प्रोटॉन है, इसके ऊपर क्या है, प्रोटॉन होने के नाते ये एक मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, एंड इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है जो इसको शील्ड कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल फ्लोरीन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये क्या करेगा, उसको ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्रोटॉन था ये हमारा डी शील्डेड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रोटॉन के बारे में अगर हम देख लेंगे, ये CH3 के बारे में, तो ये क्या है, ये क्लोरीन से कंपैरेटिवली दूर है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन को जो है ये क्लोरीन उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो इसके लिए क्या है, ये कंपैरेटिवली शील्डेड है। सो देख सकते हो, डी शील्डेड मतलब हायर एनर्जी एंड शील्डेड मतलब लोअर एनर्जी, ऐसा मैंने पहले भी बोला है। एंड अगर अभी इसको हम लोग NMR में रखते हैं देन ये किस टाइप का पीक शो करेगा, आप लोग बताओ। ये जो डी शील्डेड वाला है मतलब इसके पास हायर एनर्जी है, सो ये इसका पीक कैसा होगा, मोर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, एंड ये जो शील्डेड वाला है ये इसके पास लोअर एनर्जी है, मतलब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा। देखो, हमने यहाँ पे पिक का नाम दिया है, ये डी शील्डेड वाला है जिसको हमने ए पिक कहा है, एंड बी शील्डेड वाला है जिसको हमने बी पिक कहा है। ये हमने NMR में रखने के बाद ऐसे एक ग्राफ मिलेगा हम लोगों को। 0 मतलब हमारा स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं। ए पिक ये क्या था, ये मोस्ट डी शील्डेड था, जिसके वजह से क्या होगा, ये स्टैंडर्ड से दूर शिफ्ट होगा। ओके, मोर लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, एंड ये जो बी पिक है ये शील्डेड है, मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड से थोड़ा फर्स्ट रहेगा,
ओके, बिकॉज ये लोअर एनर्जी वाला है। ओके, अभी देखो, अभी जैसे मैं बता रही थी लास्ट स्लाइड्स में, जो ये जो TMS है, टेट्रामिथाइल सिलेन, इसको हम एज ए स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड इसको हम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम 0 सेट कर देते हैं। एंड कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा दूर शिफ्ट करेगा या फिर जितना ज़्यादा दूर पीक देगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी उस मॉलिक्यूल को फ्लिप करने में लगता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ओके, सो ये टेट्रामिथाइल सिलेन ये एक मेजर, क्या बोलते हैं उसको, मेजर स्टैंडर्ड है NMR का। उसके साथ साथ CTCl3 भी एक CTCl3 को भी एक स्टैंडर्ड माना जाता है NMR का। लेकिन CTCl3 में थोड़ा सा एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसके लिए मोस्टली टेट्रामिथाइल सिलेन को ही यूज किया जाता है। सो देखो, यहाँ पे हम टेट्रामिथाइल सिलेन रख देंगे एंड कोई भी फंडामेंटल मॉलिक्यूल हो गया, बी इट अल्कोहल, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप, एरोमेटिक्स और एनी अदर थिंग, उससे जो TMS का जो उसका जो पीक रहेगा, उससे जो TMS का जो डिस्टेंस रहेगा, उसका उसी को मेजर किया जाता है। ओके, मतलब कि जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड से उतना ज़्यादा दूर मूव करेगा। ओके, सो इसी चीज़ को कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। देखो, ये स्ट्रक्चर है टेट्रामिथाइल सिलेन का एंड इसको NMR में एज ए आपका स्टैंडर्ड यूज करने का रीजन क्या है। सो पहली बात तो ये जो है, ये टेट्रामिथाइल सिलेन एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ओके, देयरफॉर इट इज मिसिबल एंड ये क्या है, ये मिसिबल विथ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये एक रीजन हुआ एंड दूसरा रीजन क्या हुआ, आप देख सकते हो इसके अंदर टोटल 12 प्रोटॉन्स है। ठीक है, टोटल 12 प्रोटॉन सेट एंड टोटल 12 प्रोटॉन रहने की वजह से क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लेस एनर्जी एब्सॉर्बिंग मॉलिक्यूल इन NMR। आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा होगा, NMR को एकदम 0 में सेट किया जा रहा था। ओके, एकदम कम एनर्जी ले रहा था, जबकि जो दूसरा स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम NMR का, लाइक CTCl3, वो TMS से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी ले रहा था, ज्यादा तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा ज्यादा था। सो ये TMS जो है, ये पहली बात तो वोलेटाइल है एंड इट इज मिसिबल विथ मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो ये जो NMR है, ये एक्चुअली हम लोग सॉल्यूशन स्टेट में, सॉल्वेंट स्टेट में परफॉर्म करते हैं इसको। देयरफॉर क्या होता है, ये TMS जो है वो सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात जो है, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल रहेगा, उसको अगर हम लोग ऑब्टेन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये TMS जो है वो वोलेटाइल है एंड 12 हाइड्रोजन रहने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो है, ये एक सिंपल सा सेटअप रहता है। यहाँ पे सैंपल डाला जाता है, उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला जाता है, रखा जाता है मतलब। एंड ये जो RF ट्रांसमीटर है, इसके अंदर क्या होता है, जो रेडियो वेव्स रहते हैं उसको डाला जाता है। ओके, सो ये ट्रांसमीटर के अंदर रेडियो वेव डालने के बाद जो हमें पीक मिलते हैं, मतलब कि जैसे मैंने बोला लास्ट स्लाइड्स में, जो शील्डेड डिशील्डेड, उसके बाद जो पीक मिलेगा, जो मतलब कोई एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद जहाँ पे भी वो पीक देगा, उसको हम क्या करते हैं, एक डिटेक्ट सेट से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक सेटअप है NMR का। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एक अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए। अभी जितना टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी आप लोग बहुत ही इजीली क्वेश्चंस का आंसर कर लोगे। पहला क्वेश्चन है, CSI ने दिसंबर 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन बायोमोलिकुलर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी आप लोगों को आंसर पता है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज रेडियो वेव्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट बीटी 2021 में पूछा गया है एंड ये एक एमएसक्यू है। मतलब क्या, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज और आर एनएमआर एक्टिव। सो देखो इज और आर देख के ही समझ सकते हो, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। एंड एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने क्या बोली है, क्या याद रखोगे आप, क्या याद रखोगे, जो भी ऑड मास नंबर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनएमआर एक्टिव रहेगा। लाइक यहाँ पे क्या होगा, 1H एंड 13 कार्बन। ओके, बाकी के दो एनएमआर इनएक्टिव है बिकॉज ये जो है इसके पास इवन मास नंबर वाले न्यूक्लियस है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। सो करेक्ट आंसर इज आवर ए एंड बी। ओके, सो इससे आगे का जो पार्ट है, जो इससे आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो आप लोगों का, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप लोगों के जो फ्रेंड्स एंड जूनियर्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा सो दैट उनका भी बेनिफिट हो जाए एंड ज़्यादा लोग तक अगर हम लोग पहुंच पाएंगे देन हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। एंड ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों को इन दैट केस देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।